सब बढ़िया सबके जीवन में। एक और मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, और अब देखो एक तो पूछेगा ही और ज़्यादा भी पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। अब इस समय क्या होगा ना, हमारी जो बॉडी की खुद की सेल्स होंगी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएंगी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब कि हमारी जो ओन सेल्स होंगी, हमारी जो बॉडी की सेल्स होंगी वो किसकी तरह काम करेंगी, एंटीजेंस की तरह, और उसके अगेंस्ट में क्या बनने लगेंगी, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजेंस की तरह वो काम करेंगे और उसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी। इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, डिसीजेस पढ़ने हैं। एनसीईआरटी से पूरा लिंक रहेगा ये, एनसीईआरटी इसके बाद पढ़ना जरूर आप जाके। तो हम ये तो हमें क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसीज होते हैं। इसमें सबसे पहला है मिस्थेनिया ग्रेविस। हाँ, तो मैंने बोला माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को हम लोग और क्या बोलते हैं, देखो इसको हम अमिताभ्स डिसीज़ बोलते हैं। अमिताभ्स डिसीज़ क्यों बोलते हैं अमिताभ डिसीज़, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी है ना, उन्हीं का नाम है ना, और कोई नाम नहीं। अमिताभ डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भी है, लेकिन अब उनको पता नहीं चलता। जैसे अपन नॉर्मली उन्हें देखते हैं ना, तो पता ही चलता कि उनको ये मिस्थेनिया ग्रेविस है। क्यों, अब देखो ना क्यों सुनते तो जाओ। मिस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कौन, न्यूरोट्रांसमीटर कौन, एसिटाइलकोलिन। सबको पता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। इसके अगेंस्ट में क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी। अब इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गए, ठीक है, अभी करेंगे एक्सप्लेन, पहले सुन तो लो। इसके अगेंस्ट में क्या बन गए, एंटीबॉडी बन गए। तो जो इम्पल्स आ रही होगी कि आपको मोशन करना है हाथ का, या फिर कोई भी आपको मूवमेंट करना है, वो रुक जाएगा। तो मतलब डिलेड रिस्पॉन्स होगा। कैसा रिस्पॉन्स, डिलेड रिस्पॉन्स, धीमे धीमे काम होगा। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो हमारा था, उसके अगेंस्ट में क्या बनेगी, एंटीबॉडी। अब कैसे बनेंगी देखो जरा। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये सिनेप्स बनाने की कोशिश करी। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक सिनेप्स है, एक ही एक्सॉन यहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा, तो इसके कौन आएंगे, एक्सॉन के टर्मिनल्स आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होंगे, दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट्स होंगे। तो मैंने बनाने की कोशिश करी। मैंने बोला कि ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ये आपको पता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स, जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या होगा, यहाँ से इम्पल्स आया, ठीक है, तो कैल्शियम +2 का यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आयन क्या होगा, आएगा अंदर। हाँ ठीक है, आया। अगर क्लोरीन आता, चलो वो हम अपने नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। वैसे क्या होता है ना, कैल्शियम +2 आता है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की जो वेसाइकल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, वेसाइकल्स होती हैं किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर की, वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो यहाँ से निकलेगी। कौन निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन है अभी न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, है ना। अब मान लो अगर Cl- क्लोरीन आता है ना, तो मतलब हमें नींद आने लगती है। जो हमारी ड्रग्स होते हैं ना, जैसे जो ड्रग्स बेंजाक्विनीस वगैरह जो हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, कि जिसको नींद नहीं आती, तो उसको क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स है उसमें क्लोरीन- आयन का यहाँ पे इंचार्ज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसाइकल है वो फटेगी नहीं तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा, जिससे नींद आ जाएगी जल्दी। अब अभी हमें क्या पढ़ना है, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या था, कैल्शियम +2 आया। हाँ, कैल्शियम +2 आया, उसने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसाइकल्स हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है, वो रिलीज़ करेगा। एसिटाइलकोलिन कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या है, इसके रिसेप्टर है न्यूरोट्रांसमीटर के, इसी के अगेंस्ट क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं, इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी। अब अगर एंटीबॉडी बन गई तो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, बोलेगा चलो अपन कुछ एक्शन करना है, चलो। न्यूरोट्रांसमीटर आएगा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के पास, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, और बोलेगा चलो अपन कोई एक्शन करना है। तो भैया वो पहले बोलेगा हमने आपको पहचाना ही नहीं, आप कौन, वो बोलेगा आप कौन। तो और कुछ होंगे जो पहचान लेंगे, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनी, मतलब बहुत सारे वो होंगे ना, क्या, रिसेप्टर्स, तो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन कुछ मान लो किसी के अगेंस्ट में नहीं बनी, तो क्या होगा, डिलेड रिस्पॉन्स हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा, डिलेड रिस्पॉन्स, मतलब समय ज़्यादा लेगा वो एक रिस्पॉन्स करने के लिए। ये हमारे क्या था, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसको हम और क्या बोलते हैं, अमिताभ्स डिसीज़। अमिताभ बच्चन जी को भी यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन है, उसके रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। बस ये हमारे क्या था, माइस्थेनिया ग्रेविस। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, देखते जाओ, परेशान क्यों हो।
उसके बाद जो है वो क्या है, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एनीमिया मतलब आरबीसी कह लो या फिर हमारा ब्लड कह लो, ब्लड ही कह सकते हैं ना, हमारे जो राइट आरबीसी हैं उसकी कमी होगी। एनीमिया मतलब क्या होता है, आरबीसी की कमी। अब परनीशियस एनीमिया क्या हुआ, देख हमारे स्टमक में, अच्छा पेट में, वो जो जे शेप का होता था, हाँ एब्डोमेन में जो प्रेजेंट होता है वही स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, ये चीज़ सुन लेना है, ये डाइजेशन में भी थोड़ा सा रिलेट होता है, अगर आपने वहाँ ध्यान दिया होगा तो आपको आता होगा। स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, होती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो क्या सेक्रेट करती हैं, हमारी HCl, हाँ HCl करती हैं। HCl क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, हाँ वो तो क्लियर है। अब मेन चीज़ पे आओ ना, मेन चीज़ पे जब मैं आया ना, ऑक्जेंटिक सेल्स एक और काम करती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, आपने अगर वहाँ ध्यान दिया होगा तो पैराइटल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल्स। अच्छा ये एक और काम करती हैं। ये काम क्या करती हैं, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती हैं। क्या निकालती हैं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई साहब, इसकी ज़रूरत ये है सर, इसकी ज़रूरत ये है कि जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या रेगुलेट करता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन। मतलब ये क्या करवाएगा, विटामिन B12 का क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन। अरे ध्यान दो इधर, क्या करवाएगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। जैसे ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, बॉडी में एनीमिया जैसे लक्षण आने लगते हैं। हमारी डाइट में देखो विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि ये मतलब नॉन वेज चीज़ों में हमें ज़्यादा मिलता है, एग्स वगैरह में ज़्यादा मिलता है। हमारी जो डाइट होती है वेजिटेरियंस की, उसमें बहुत कम मात्रा पे होता है, जिसमें हम टिक जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मल्टीविटामिन की आप गोली लो। अब वो तो अलग चीज़ हो गई कि मल्टीविटामिन की गोली मतलब मेडिसिन ले रहे हो तो उससे आपको कभी विटामिन की कमी नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है ना, एंटीबॉडीज़ बनती हैं किसके अगेंस्ट में, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के। अच्छा गुरु समझ गए हम, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट में क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाएगी, जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इससे दिक्कत क्या होगी, इससे गुरु दिक्कत ये होगी कि विटामिन B12 क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन के। मतलब कि ऐसे याद करने का है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही बढ़ा देता है कौन, विटामिन B12। अब विटामिन B12 की कमी हुई बॉडी में, सुनना मेरी बात, विटामिन B12 की कमी हुई तो आरबीसी का प्रोडक्शन जो था, तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन था वो भी कम हो जाएगा। अरे बोल हाँ कि ना, विटामिन B12 की कमी हुई तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब जैसे ही आरबीसी का प्रोडक्शन कम हुआ तो जो बची हुई आरबीसी सेल्स होंगी उनका साइज़ बढ़ जाएगा, साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज। अच्छा बताओ शेप ऑफ आरबीसी क्या होता है, बाइकॉन्केव। अरे वाह यार आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम था। तो क्या होगा, साइज़ ऑफ आरबीसी बढ़ता चला जाएगा। ये न्यूक्लियस नहीं है, नहीं आधे तो वहीं फेल हो जाएंगे, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, ये न्यूक्लियस नहीं है। तो साइज़ ऑफ आरबीसी बढ़ा, अरे सुन तो लो, साइज़ ऑफ आरबीसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसको जब साइज़ ऑफ आरबीसी बढ़ती है, आरबीसी का जब साइज़ बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। व्हाट वी कॉल इट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा ठीक, हमें क्या याद रखना है परनीशियस एनीमिया में, ये तो मैंने पूरा उसका वो बता दिया मशीनरी। हमें क्या याद रखना, जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर था, हाँ कहाँ से निकलता था, पैराइटल सेल से। तो पैराइटल सेल का जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता था उसके अगेंस्ट में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बन गई तो क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया। अरे चमका कि नहीं चमका नहीं चमका क्या। उसके बाद तीसरा जो डिसीज़ हमें पढ़ना है वो क्या है, तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं हाशीमोटो डिसीज़। अरे हसलेमोटो डिसीज़ हसलेमोटो डिसीज़ याद करने का तरीका, हाशीमोटो डिसीज़, ठीक है। हाशीमोटो डिसीज़ हम इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हाशीमोटो डिसीज़, इसमें क्या होता है ना, थायरोक्सिन क्या होता है, अबे हार्मोन है चचाओं, थायरोक्सिन हार्मोन की बेहतरीन कमी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। कैसे डिक्रीज़ होता है, क्यों डिक्रीज़ होता है, हमने थोड़ी ना बोली कि डिक्रीज हो जाए, सुनो तो सही। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं किसके अगेंस्ट में चचाओ, एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। अरे गुरुदेव तुम तो छा गए, मतलब सीधा थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर दिया इसने। थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में क्या बन गया, एंटीबॉडी। अब जब थायराइड ग्लैंड ही काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। ऐसा वो पत्ती जैसा होता है, आपने अगर देखा होगा ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का थायराइड ग्लैंड। तो इसमें क्या हुआ, अब इसी के अगेंस्ट में क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब ये नॉन फंक्शनल हो गया। नॉन फंक्शन कैसे हुआ, ये क्या चेक करेगा, थायरोक्सिन बनाएगा, ठीक है, इसने बना दिया थायरोक्सिन,
हम थोड़ा सा अंदर भी तो चलना है ना, ऊपर ही ऊपर क्या पढ़ना। थायरोक्सिन बनाया इसने, अब थायरोक्सिन बन चुका है, अब ये सेल के बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स होंगे जिसको लेके जाएंगे बाहर, थायरोक्सिन उनसे बोलेगा चलो अपन को चलना है, कहाँ चलना है? बाहर चलना है, चलो 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 चलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना है। अब इसके रिसेप्टर्स बोलेंगे हाँ पहचान कौन, हम नहीं जानते आपको, कौन? हाँ हाँ अरे हटो जी कौन आ गए जी, तो थायरोक्सिन से पहचानेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके जो थायरॉइड ग्लैंड था उसके अगेंस्ट में क्या बन गई है? एंटीबॉडी। इस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाशीमोटो डिसीज़, और बोले तो हसलोमोटो डिसीज़। अरे नहीं चमका क्या? चमका तो होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ पाजी, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा मतलब इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछ भी सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने देखा था ये कि 10 मिलियन लोग इंडिया में ही इससे अफेक्ट हो जाते हैं, 10 से भी ज़्यादा बल्कि, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो देख इसमें होता क्या है, सबसे पहले याद रखना, हमने एंटीबॉडीज़ पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, तो ये IgM एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। क्या होता है? IgM एंटीबॉडी जो होती है ना, उससे मीडिएटेड होता है। कौन? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा तो इससे हम क्या करें? अरे इससे तुम ये करो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो IgM एंटीबॉडी मीडिएटेड है। इसमें जो हमें प्राइमरी सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या है? प्राइमरी सिम्टम मतलब आपको कैसे पहचानोगे कि कोई पेशेंट है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो आर्थराइटिस का पेशेंट है। तो प्राइमरी सिम्टम जो हम लोग देख के बताते हैं वो क्या है? इन्फ्लामेशन होती है। कहाँ पे? बेसिकली इन्फ्लामेशन कहाँ पे होती है? जॉइंट्स वाले, जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, जॉइंट्स बोले तो अरे यार ये उंगली के जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट हो गया, ये सैडल जॉइंट, हमारे कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे जॉइंट्स भी, उंगली फेलेंजीज के बीच में जॉइंट्स, उनमें क्या होती है? इन्फ्लामेशन आ जाता है। क्या आता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है। अच्छा इन्फ्लामेशन उनमें जॉइंट्स में आता है कि कहाँ आता है? तो ये भी चीज़ क्लियर करो, इन्फ्लामेशन कहाँ आएगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन में। कौन सी मेम्ब्रेन में? साइनोवियल मेम्ब्रेन। अरे नहीं चमका, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोले तो साइनोवियल फ्लूइड क्या? ब्लड। साइनोवियल फ्लूइड को जो कवर करती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या आ जाता है? इन्फ्लामेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिम्टम कहते हैं किसका? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, हम इसको पता कैसे करते हैं? इसमें ये चीज़ याद रखना, क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो स्टार्ट करती है सेक्रेटिंग एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटिंग एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स, सेक्रेट करने लगेगी एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स। कौन से ग्रेन्यूल्स? जिसको हम बोलते हैं पेनस। अच्छा ये तो याद हो जाएगा, पेनस। अरे चचाओ गलत चीज़ नहीं सोचते, हाँ इधर आओ, पेनस। तो पेनस पे क्या होगा? मतलब ये ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे, सॉलिड ग्रेन्यूल्स होंगे, पेनस। इसको हम क्या बोलते हैं? पेनस। ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं सरफेस ऑफ कार्टिलेज पे। अच्छा कार्टिलेज यहाँ पे कौन सा होता है? अरे यार कुछ नहीं, देखो हमारा जो आर्थराइटिस होता है ना, उसकी जो कार्टिलेज होती है वो हाइलिन से बनी हुई रहती है। ये एक तरीके का क्या है? कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। उसमें ये क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेनस। कौन सी कार्टिलेज पे? हाइलिन कार्टिलेज होती है वहाँ पे। कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज। जिससे क्या होगा? इरोजन होगा। नहीं चमका? चमकेगा। देखो मैंने बोला ये हमारा क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये भी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, एकदम माइक्रो लेवल का सोचना है। या फिर ऐसा करो, ये हमारा पटेला बोन होती है ना, अरे पटेला, घुटने वाली, हाँ चलो घुटने वाली, ऐसे समझ हो जाओगे, घुटने वाली। तो घुटने के, हमारे घुटने पे जॉइंट होता है, हाँ घुटने पे जॉइंट होता है। तो वहाँ पे क्या होगा? ये हमारी क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये भी क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों जुड़ी हुई रहती हैं किससे? कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या करता है? हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं, कार्टिलेज क्या करता है ये तो पता होना चाहिए। हाँ तो कार्टिलेज क्या करता है? बोन को मसल से ज्वाइन करता है। कार्टिलेज क्या करता है? बोन ये है और बीच में होगी मसल, उससे ज्वाइन करेगा। फिर यहाँ पे भी बोन है और यहाँ पे होगी मसल, उसको क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। कौन? कार्टिलेज। ये कैसे याद रखना है बताएंगे अभी। तो ये हमारी दो बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स हैं, वो ज्वाइंट बनाएंगी। कहाँ पे? हमारे ये घुटने की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन? साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। अब बीच में कौन होगा? हमारा कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। अब उसमें क्या हुआ? धीरे धीरे क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, और उन क्रिस्टल्स को मैंने क्या बोला? पेनस क्रिस्टल। अब जैसे ही आप चलोगे तो आपको क्या होगा? दर्द होगा, क्योंकि जब ये मोशन होगा इन दोनों बोन्स का तो क्या होगा? दर्द होगा ना, दर्द होगा। किस? ये जो पार्टिकल है वो क्या है? पेनस पार्टिकल। ये जो रेड दिख रहा है पेनस पार्टिकल, इसके ये जब बीच में आएगा तो क्या होगा? दर्द होगा, और इन्फ्लामेशन तो है ही, तो और ज़्यादा दर्द होगा। ये अब क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये सब पूरी चीज़ें होती हैं। कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड है? IgM। हाँ
मैंने एक चीज़ बताई थी कि कार्टिलेज और लिगामेंट को कैसे याद रखना है। देख, लिगामेंट से बबली जी याद रख लो, बबली। अच्छा, अरे कैडबरी की बबली आती है ना, हाँ, डेयरी मिल्क सिल्क, हाँ, कितना मतलब दी होगी किसी ना किसी को। चलो, बबली। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन। कैसे? बोन टू बोन। लिगामेंट बबली से याद करना है। बोन से बोन जो जोड़ता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। बोन से जो बोन जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट, बोन टू बोन। और फिर कार्टिलेज। अब जब अपने को लिगामेंट याद है तो कार्टिलेज नहीं हो पाएगा क्या? बोन टू मसल। अरे बोलना, बोन टू मसल। ये तो हमारी क्या थी? आर्थराइटिस। हमने मतलब आर्थराइटिस को पहचान लिया। अब इसके लिए क्या कोई टेस्ट भी होता है? हाँ, होता है ना। हाँ, तो भाई इसके लिए टेस्ट कौन सा था हमारा? आर ए फैक्टर टेस्ट। जो हम आर्थराइटिस के लिए टेस्ट करते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो टेस्ट होता है वो आर ए फैक्टर टेस्ट होता है। अच्छा, अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फिजियोथेरेपी, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको बताई जाएंगी अगर किसी को आर्थराइटिस है। और कुछ मतलब दवाइयाँ भी होती हैं जो चलाई जाती हैं। हीट बेसिकली उनको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। अच्छा, हीट दे के उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर जॉइंट, मान लो एक्सट्रीम केसेस में जब सीवियर ही हो गया है क्या, आर्थराइटिस, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जिसमें क्या हुआ, पूरा जॉइंट ही आपको नया डाल दिया जाता है। वो किसका होता है? वो ऐसे सब्सटेंसेस का बनाया जाता है जॉइंट जो कि रिएक्टिव ना हो। वो पढ़ेंगे यार, अभी इतना एक ही बार पढ़ना है क्या? तो देख, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने क्या पढ़ा? कौन सी एंटीबॉडी मेडिएटेड है? आईजीएम। यही चीज़ याद रखना है, भूल जाते हैं, आईजीएम। अरे यार, डेंगू पढ़ा था, डेंगू आईजीएम टेस्ट। हाँ, डेंगू में भी कौन सी एंटीबॉडी मिलती थी? आईजीएम। हाँ, इसमें भी कौन मिल रही है आर्थराइटिस में? आईजीएम। इसमें क्या होगा? पेनस। बीच में कौन आ जाएगा? पेनस। पूरा मामला बिगाड़ देगा। ये हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़। तो देख, हमें जो पढ़ना है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पूरा अंदर से घुमा के लेके आऊँगा। टाइप 1, टाइप 2 ये क्या चीज़ है, मतलब पूरा अंदर लेके जा रहा हूँ। तो टाइप 1 तो मैं पहले टाइप 1 बता दूंगा आप लोगों को। देख, डायबिटीज़ मेलाइटस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से होती है वो टाइप 1। कौन सी? टाइप 1। और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है वो कौन सी? हमारी टाइप 2। ठीक है, पूरा अंदर चलेंगे अपन इसके। तो देखो, पहले अपन डायबिटीज़ को समझें, उससे पहले ही समझें कि ये चीज़ है क्या। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको हम डिनोट करते हैं डीएम से। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो लिखा रहता है डीएम। अरे जैसे वो कुछ नहीं, चलो रहने तो। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। कौन सी माया है ये? मधुमेह की माया है। मधु मतलब यूरिन, मतलब बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना। इसमें होगा क्या? बेसिकली 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पेशेंट्स को। ग्लाइकोसूरिया, सूर्या भाई, अच्छा, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या होगा? ग्लूकोज यूरिन में बहुत ज़्यादा होगा। यूरिया लग गया ना, मतलब यूरिन में जो वो जो है वॉशरूम जब जाएंगे तो जो टॉयलेट निकलेगी उसमें क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। फिर हाइपरग्लाइसेमिया। क्या बोला? हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। इसको हमने क्या बोल दिया? हाइपरग्लाइसेमिया। फिर पॉलीयूरिया मतलब बार बार वॉशरूम जाओगे, वो बहुत ज़्यादा बार मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा। फिर पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगेगी, अर्ज ऑफ ईटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पॉलीफेजिया। फिर उसके बाद क्या है? पॉलीडिप्सिया। सब ऐसे ही हैं, एक ढंग का नाम नहीं है। पॉलीडिप्सिया में क्या होगा? बार बार प्यास लगेगी। ठीक है, ये हमारे क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस को पहचानने के। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मधुमेह। ठीक है, अब आओ डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम बोले डायबिटीज़। ये 2 तरीके के थे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 कौन सा था? एंटीबॉडी मेडिएटेड, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अरे बोल, क्या बोला था इसको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब सुन, डायबिटीज़ मेलाइटस में बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है आपने सुना होगा पेनक्रियाज होता है हमारी बॉडी में। सुने तो हो गए यार पेनक्रियाज को, हाँ, जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। उसमें थोड़ा सा एंडोक्राइन भी पार्ट होता है, पता होगा आपको। एक्सोक्राइन तो वो निकाल ही रहा है एंजाइम्स डाइजेशन के लिए। एंडोक्राइन भी होता है जो हार्मोन्स निकालता है। और हार्मोन्स क्यों निकालता है? जो ग्लूकोज को समझो कि पकड़ेगा इंसुलिन की मदद से और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल दो, ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, हाँ। तो टाइप 1 में क्या होगा? हमारी जो पेनक्रियाज हैं उसमें होते हैं
दो सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, आइसलेट्स ऑफ लिंगरेंस और एक एसिनी ऑफ पेनक्रियास। हाँ, तो जो आइसलेट ऑफ लिंगरेंस थी वो एंडोक्राइन नेचर की थी, वो क्या से सेक्रेट करती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और पीपी सेल, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ऐसा आपने सुना होगा यार, नहीं सुना तो देखना, अभी अपन डाइजेशन पे भी डालेंगे। तो जो अल्फा सेल्स थी उनका काम था अपना जो है अच्छा सा वो क्या बनाती थी, ग्लूकेगॉन, हाँ ग्लूकेगॉन। और जो बीटा सेल्स हैं वो क्या सेक्रेट करती हैं, इंसुलिन। अब मेरी यहीं पे बात पकड़ लेना कि बीटा सेल्स, कौन सी सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लिंगरहेंस, ये गलत नाम है लिंगरहेंस, लिंगरहेंस बताओ। आइसलेट्स ऑफ लिंगरहेंस जो होती हैं हमारी पेनक्रियाज में, उसकी जो बीटा सेल्स हैं उसके अगेंस्ट में क्या बन जाता है, एंटीबॉडी। उसके अगेंस्ट में क्या बन जाता है, एंटीबॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस। डायबिटिस मेलाइटस टाइप 1, उसमें क्या होगा, जो हमारी बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास की, आइसलेट्स ऑफ लिंगरहेंस की, उसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। हाँ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो इंसुलिन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बीटा सेल क्या बनाती हैं, इंसुलिन। बीटा सेल्स, देखो बेटा, देखो बीटा सेल्स क्या बनाती हैं, इंसुलिन बनाती हैं। हाँ, तो इंसुलिन के अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी बन रही है, बीटा सेल्स के अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बनी तो इंसुलिन का लेवल, तो जो है इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाएगा बॉडी में। अब इंसुलिन का लेवल अगर कम हो गया तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, बोले तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे अब जानते हो यार डायबिटीज़ के पेशेंट में अटैक्स भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है। और यूरिन भी उनकी मीठी होती है मीठी क्यों होती है, क्योंकि ग्लूकोज उसमें एक्सक्रीट होता रहता है। और ऐसे पेशेंट्स को रीनल फेलियर के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज निकलता है। इसको सुनो तो सही, इसको, ये जो डिसीज़ है हमारा इंसुलिन डायबिटिस मेलाइटस, ये क्योर मतलब नॉट क्योर बाय मेडिसिन। अगर आप सोचो कि आप मेडिसिन ले लो तो ये सही हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। इसमें हमें क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। अच्छा, क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन की बहुत बढ़िया कहानी है, वो मैं बताऊंगा, अभी बता तो बहुत लंबा हो जाएगा। इंसुलिन हमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब इंसुलिन कैसे लेते हैं, आपने देखा होगा, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो एक इंजेक्शन होता है ना, हाँ, मतलब नॉर्मली क्या होता है, इंजेक्शन से इसको ले लिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम भी लिख लो भैया, इन्यूलिन। कौन सा, इन्यूलिन इंजेक्शन होता है, जो इन्यूलिन होता है जो इंजेक्शन में इंसुलिन भरा हुआ रहता है। और जैसे ही आपने खाना खाया, खाने के पहले या फिर खाने के बाद, खाने के पहले बेसिकली प्रेफर किया जाता है, खाने के पहले आप इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगा लो, ताकि ब्लड में क्या पहुंच गया, इंसुलिन। अब आप खाना खाओगे, उसमें क्या है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लाइकोजन में। क्यों करना है, अरे भविष्य में एनर्जी स्टोर हो गई ना आपकी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अरे यार नहीं चमका गया। हाँ, ये हमारा क्या था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको हम बोलते हैं, लिख लो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें हमें बाहर से क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। और किस फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, हाँ इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है टाइप 2। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा ये हमें नॉर्मली देखने को भी मिलता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। कौन सा, टाइप 2। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये और मज़ेदार चीज़ है। कैसे मज़ेदार चीज़ है, इसमें क्या होगा, इंसुलिन बिकम रेसिस्टेंट टूवर्ड द सेल। मतलब कोई ज़्यादा ही मतलब ऐसे जैसे कि बहुत मीठा खाते हो, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी में, तो इंसुलिन भी पगला जाता है। कैसे पगला जाता है, इसमें इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में खूब इंसुलिन होगा, हमारे ब्लड में खूब इंसुलिन होगा, लेकिन परंतु वो पता नहीं किसी ना किसी कारण से बिकम रेसिस्टेंट बोले तो रेसिस्टेंट टू सेल्स। देखो समझो, ये हमारी एक ब्लड स्ट्रीम है, इसमें क्या है, ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं। ये हमारा आया इंसुलिन, इन्होंने इसको कब्जा लिया, किसको कब्जा लिया, ग्लूकोज को। मतलब ये इंसुलिन जो था, ये हमारा मान लो इंसुलिन है और ये हमारा ग्लूकोज है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। इंसुलिन ने इसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। अब ये कहाँ जाएगा, अरे यार अब ये कहाँ जाएगा, हमारे इंसुलिन जाएगा सेल में। क्यों सेल में जाना, ताकि ग्लाइकोजन बनवा के स्टोर कर दे। तो ये हमारी सेल है। अब ये इंसुलिन आया, खोलो हम आए हैं, इंसुलिन आए, इंसुलिन किसको लेके आए, ग्लूकोज को लेके आए, खोलो गेट खोलो। इन सेल बोलेगी हट,
हम नहीं जानते जी कोई कौन आ गया जी। तो क्या होगा, सेल पहचान नहीं पाएगी किसको, इंसुलिन को। तो इंसुलिन बिकम रेसिस्टेंट टुवर्ड्स दी सेल्स, इंसुलिन बिकम रेसिस्टेंट टुवर्ड्स दी सेल। ये हमें कैसे देखने को मिलेगा, जैसे जो मोटे लोग होते हैं ना, हिंदी में लिख देता है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है ये। कौन सा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, और ये जो है अच्छी बात ये है कि ये क्योर हो जाता है किससे, मेडिसिन से। मतलब इंसुलिन रास्ता भटक जाता है तो मेडिसिन आती हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखा देती हैं, या फिर जो सेल्स हैं ना हमारी जिनके अगेंस्ट में इंसुलिन रेसिस्टेंट हुआ है उनको सही कर देती हैं। जिससे क्या होगा, इंसुलिन उनको पहचान लेगा, मतलब सेल उनको पहचान लेगी इंसुलिन को और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगी ग्लूकोज को। अच्छा, अब क्या भैया, ये तो हमारा क्या, इसको हम और क्या बोलते हैं, हाँ ये जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। हाँ, अब एक और बच रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये लास्ट है, चिंता ना करो, ये लास्ट है। तो देख भाई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी बन जाती हैं अगेंस्ट हमारे के, अगेंस्ट किसके, माइलिन शीट के। माइलिन शीट क्या होता है, ये तो पता होगा यार। हमारा ये प्यारा सा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं बनाया, नहीं तो बोलो, मैं एज्यूम करना कि ये न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। इसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, इसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, माइलिन शीट की, और तोड़ तोड़ के होती है ना, हाँ माइलिन शीट की। तो इसके अगेंस्ट में क्या बन जाता है, एंटीबॉडी। इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा, देखो जरा इधर देखो, लास्ट है ये बस। इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी। अब जैसे ही एंटीबॉडी बन गया, मेरी बात सुनना, अगेंस्ट क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया, तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा। मतलब कि यहाँ से क्या आ रहा होगा, एक सिग्नल आ रहा होगा कि आपको ये काम करना है, तो डिलेड रिस्पॉन्स होगा वही। अब माइलिन शीट नहीं है, तो माइलिन शीट नहीं है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो हमारा सिग्नल है वो निकल जाए, हम अभी पढ़ेंगे जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो क्या होगा, या तो जो हमारा वो आ रहा है सिग्नल वो या तो लीक हो सकता है, क्योंकि माइलिन शीट क्या करती है, कवरिंग बनाती है, क्योंकि बहुत स्पीड में जाते हैं सिग्नल, तो या तो लीक हो सकता है, या फिर क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, बहुत डिलेड रिस्पॉन्स हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पूरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। मज़ा आया हो तो ज़रूर बताना, और कोई दिक्कत हो तो बस पढ़ाई करते रहो, वरना वेरी 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 बेस्ट।